गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम आशीर्वाद। जिंदगी में और समाज में जीने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक दूसरे के साथ में प्रेम। और यह प्रेम एक ऐसा शब्द है जो निस्वार्थ होता है और एक दूसरे के प्रति एक सहानुभूति और सारे ऐसे भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ता है जिसे कि हम सभी के साथ में मिलजुल करके रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी के प्रति हमारी नाराजगी होती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति घृणा करने लगते हैं, उसे नफरत करने लगते हैं। और यह नफरत का भाव अगर दिल में बैठता चला जाए तो वह उसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, और यह नफरत जो है सो और घृणा जो है सो एक बहुत ही बहुत ही मूल भावना होता है जो हमारे मानव प्रकृति के विपरीत होता है। और इस मानव प्रकृति को के अगर विपरीत होगा तो हमारे जीवनी शक्ति को तो जरूर ही डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टरबेंस होगा और बहुत सारी बीमारी होगा और बहुत सारे क्रॉनिक बीमारी में भी इसका जड़ होता है। तो इससे संबंधित एक रूब्रिक्स हम लोगों के रिपोर्टरी में दिया हुआ है जिसे हम लोग हेट्रेड के नाम से जानते हैं। तो आज आइए हम लोग इस हेट्रेड शब्द का विशेष ज्ञान प्राप्त करें और इसका एक व्यापक विश्लेषण करें, है ना। हेट्रेड यानी कि घृणा मानव मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी भावनाओं में से एक है। यह बुद्धि को छीन करती है, दृष्टिकोण को विकृत करती है और व्यक्ति के भीतर एवं समाज के प्रति संघर्ष को जन्म देता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से ये हेट्रेड का अध्ययन रोगी के आंतरिक भावना स्वभाव की गहराई में प्रवेश करता है, जहां दबे हुए मानसिक विकार अपनी अभिव्यक्ति घृणा, शत्रुता या प्रतिशोध के रूप में करती है। इस भावनात्मक स्थिति को समझना रोगी की जीवनी शक्ति के विक्षोभ को पहचानने तथा सिमिलिमम को चयन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर हैनीमैन ने भी 2011 फॉल में लिखा है, रोगी की मनोवृत्ति की अवस्था अक्सर औषधि चयन में प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि वह विशिष्ट लक्षण होता है जब किसी भी चिकित्सक से छिप नहीं सकता है। इस प्रकार घृणा मात्र एक भावना नहीं बल्कि जीवनी शक्ति के असंतुलित का गतिशील प्रतीक है। यह एक ऐसी मानसिक ज्वाला है जो व्यक्ति को भीतर से जला देती है। हेट्रेड शब्द की उत्पत्ति ओल्ड इंग्लिश हेट्रेड से हुआ है, जहां हैट का अर्थ होता है गर्म यानी कि तीव्र और रीड का होता है मिल करके। इसका अर्थ हुआ क्रोध या द्वेष का गर्म अवस्था। इसके ऐतिहासिक में रूप से रूपांतरण हुआ। मिडिल इंग्लिश में इसे शत्रुता, द्वेष और वैर भाव कहा। ओल्ड नोट्स में हैट में गहन और रुचि या प्रताड़ना माना और मॉडर्न इंग्लिश में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थायी या प्रबल विरोध या द्वेष। अर्थात यह शब्द मूल रूप से स्थायी, तीव्र और दग्ध करने वाला एक भावनात्मक ताप का द्योतक है। होम्योपैथी के संदर्भ में घृणा क्षणिक नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक मानसिक प्रवृत्ति होती है जो असंतोष, असहिष्णुता और प्रतिशोध के रूप में रोगी के समस्त व्यवहार में को प्रभावित करता है। होम्योपैथिक साहित्य में प्रारंभिक चरणों में घृणा का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। बॉनिगोसेंस ने अपने रिपोर्टरी में मेलाइस, एंगर और एवर्सन टू पर्सन जैसे समानांतर भाव को शामिल किया और डॉक्टर केंट ने अपने रिपोर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिका में हेट्रेड को स्वतंत्र रूप दिया, जैसे हेट्रेड ऑफ ए पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम, हेट्रेड रिवेंजफुल, हेट्रेड ऑफ पर्सन प्रीवियसली लव्ड, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, मिज़ैंथ्रोपी। केंट ने घृणा की तीव्र दिशा और उद्देश्य को अलग अलग सब रूब्रिक्स में दर्शाया है। बाद में बोरिक, क्लार्क और सिंथेसिस रिपोर्टरी में इसका विस्तार किया, जैसे सेल्फ हेट्रेड, हेट्रेड ऑफ रिलेटिव, हेट्रेड ऑफ गॉड आदि। इस विकास क्रम में स्पष्ट है कि हेट्रेड अब केवल एक भाव नहीं बल्कि एक भावनात्मक स्पेक्ट्रम बन गया है
जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति किस दिशा और किस स्तर पर शत्रुता का अनुभव करता है। इसका मनोविज्ञान दृष्टिकोण से घृणा उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी आत्मसम्मान या अस्तित्व को खतरे में अनुभव करता है। यह अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है और दर्द, भय या अपमान को छिपाने का माध्यम है। फ्राइड के अनुसार घृणा जो है सो ईद की विनाशकारी ऊर्जा का प्रक्षेपण है, अर्थात अहम जो हम लोगों का ईगो स्वयं की असुरक्षा से बचने हेतु आक्रामकता के साथ वो बाहर की ओर स्थानांतरित करता है। जंग ने इसे छाया पक्ष यानी शैडो एस्पेक्ट कहा, और वह व्यक्तित्व भाग जिसे हम स्वीकार नहीं करते और दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और आधुनिक मनोविज्ञान में घृणा को एक स्थिर मानसिक दृष्टिकोण एटीट्यूड माना गया है, जिसमें स्थायी शत्रुता, असंवेदनशीलता और नैतिक अस्वीकरण शामिल होते हैं। यह भाव उन व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिनमें क्रोध, नियंत्रण की कमी, आत्ममूल्य की असुरक्षा और गहरे आघात या विश्वास का इतिहास। न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से न्यूरो इमेजिंग अध्ययन से पता चला है कि हेट्रेड मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय करता है जो लव के दौरान ट्यूटमेंट और इंसुला को है। इसका अर्थ हुआ घृणा भी प्रेम की तरह एक भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन उसका दिशा जो है तो अपोजिट है। तो कहने का अर्थ हुआ घृणा जो है तो एक प्यार का एक अपोजिट वर्ड है, और होम्योपैथी में इसे स्वीकार करते हैं। प्रेम और घृणात्मक जीवन के ऊर्जा के दो छोर हैं। इसका जो रोगी में जो प्रदर्शन है केवल शब्दों का नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी देखा जा सकता है, और व्यवहार में भी सूक्ष्म संकेत होते हैं। चिकित्सक इन सजगता को पहचान सकते हैं। इसकी मौखिक अभिव्यक्ति कैसे होता है? रोगी कह सकता है, मैं उससे नफरत करता हूँ, काश उसे कभी कष्ट हो, मुझे खुद से घृणा करता हूँ, मैं अपने मन में क्षमा नहीं बची है, अब मेरे मन में सबसे चिढ़ है मुझे। ये वाक्य घृणा के प्रति अवस्थाओं को दर्शाता है, हल्की चिढ़ से लेकर गहरी प्रतिशोध मानसिकता तक। इसका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, मुट्ठियां कसी होंगी, सिकुड़ा हुआ होगा, ठंडा या व्यंग्यपूर्ण स्वर होगा, तिरस्कारपूर्ण दृष्टि का या उपेक्षा होगा, और घृणा से भरा मौन होगा। और घृणा और क्रोध के दीर्घकालिक दमन से उत्पन्न रोग जो होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, अल्सरेशन है और सोरियासिस जैसे रोग है। ऑटो इम्यून विकार में भी जब देखिएगा घृणा आत्मविनाश में बदल जाती है, और अवसाद और आत्मघात प्रवृत्ति, विशेषकर आत्मघृणा की अवस्था में। इस प्रकार घृणा केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रोग का भी मेंटेनिंग कॉज बन जाता है। आइए कुछ रूब्रिक के साथ तुलना करें। एंगर एक क्षणिक क्रोध है, घृणा नहीं है। इसमें नक्सभूमिका कैमोमिला हो सकता है। माइंड एवर्सन टू पर्सन, ये सक्रिय द्वेष नहीं है बल्कि अभिरुचि है, सिपिया नेफ्रम। मेलाइस, दूसरों को पीड़ा देने में आनंद, लैकेसिस टेरेंटुला। रिवेंजफुल, ये प्रतिशोध या बदला लेने की भावना होता है, स्टेफेस्टेरिया नाइट्रिक एसिड। मिज़ैंथ्रोपी, मानवता से घृणा, ये बहुत ही बृहत है, एनाकार्डियम और मेटालिकम। सेल्फ हैट्रेड, ये आत्मद्वेष और अपराध बोध इसमें होता है। जेलेसी, एनवी, ये तुलना और असुरक्षा से उत्पन्न द्वेष है। और क्रुएलिटी जो है, क्रूरता, दूसरों को यातना देने की प्रवृत्ति होती है। इस तुलनात्मक से स्पष्ट है कि हेट्रेड एक कॉग्निटिव, दीर्घकालिक और तर्क संगत द्वेष भाव है, जो केवल क्षणिक क्रोध या विरक्ति से भी कहीं गहरा है। इसका माइजमेटिक दृष्टिकोण देखें, हर म्याज में घृणा की अपनी विशिष्ट शैली होती है। जैसे सोरिक जो होगा सो नैतिक आघात या अपमान से उत्पन्न होगा, व्यक्ति संवेदनशील आदर्शवादी होगा, और प्रत्यक्ष प्रतिशोध नहीं बल्कि मौन रोष होगा इसमें।
जैसे सल्फर, नेट्राम्यूर, पल्सेट्ला। साइकोटिक, ये असुरक्षा, ईर्ष्या, संदेह से प्रेरित होगा, बाह्य रूप से मधुर, भीतर से द्वेषपूर्ण, रहस्यमयी प्रतिशोध प्रवृत्ति होगी, पूजा, लैकेसिस, मेडोरिना। सिफिलिटिक में देखिएगा, तीव्र हिंसक, विनाशकारी होगा, आत्महत्या या हत्या की प्रवृत्ति होगी, और जीवन और स्वयं से घृणा होगा। और मेटालिकम, एनाकार्डियम आदि। मियाग यह दर्शाता है कि घृणा कितनी गहरी, विनाशकारी दबी हुई है, जिससे रोग की गहराइयों और रोग निवारण की संभावना का आकलन किया जा सकता है। एनाकार्डियम, कुछ दवाओं का पोर्ट्रेट हम लोग देखें। एनाकार्डियम में ये डुअल डिजायर होता है, एक दयालु, दूसरा निर्दयी। फिर दूसरे और स्वयं में से घृणा, अपमान के प्रति संवेदनशीलता, प्रतिशोध, संदेहशील और सहानुभूति का अभाव और सभ्य व्यवहार। नाइट्रिक एसिड, पुराना प्रतिशोध, चोट को कभी नहीं भूलता है, दूसरों के दुख से संतोष होता है, अन्याय या अपमान से उत्पन्न तीव्र द्वेष होता है, शारीरिक स्तर पर घाव, फोड़े, अल्सर और होता है, और भीतर ही भीतर स्वयं से भी घृणा करता है, और जिससे कि शरीर क्षतिग्रस्त हो रहा है। लैकेसिस में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न घृणा है, निरंतर बोलने वाला, व्यंग और विषैले शब्द होते हैं, विरोध या आलोचना सहन नहीं कर पाता है, परिजनों के, परिवारजनों के साथ भी घृणा करता है। और मेटालिकम, आत्मघृणा, निराशा, आत्मघात की प्रवृत्ति होती है, और स्वयं को दोषी मानना, जीवन से घृणा होता है, और पूर्णतः की सफलता, असफल खोज की पीड़ा होती है। स्टेफेसेगेरिया, दबी हुई घृणा, अपमान को सहन कर मौन रहना, अंदर ही अंदर जलता है पर बाहर कोमल दिखता है, रोते हुए, कांपते हुए अपमान को याद करता है। ट्रेंटुला है तो घृणा से प्रेरित अति क्रियाशीलता होती है, छल होता है, प्रतिशोध का आनंद लेता है, नाटकीय या तीव्र भावनात्मक व्यवहार होता है। नक्सभूमिका, ये त्वरित होता है, एक्सलरेटेड होता है, अल्पकालिक घृणा होती है, कार्य में बाधा आने पर क्रोध, परंतु जल्दी शांत हो जाता है। नेट्रम्यूनिटिकम, मौन घृणा है, भावनात्मक घाव से उत्पन्न होता है, क्षमा न कर पाने की प्रवृत्ति होती है, अकेलेपन में डूबा रहता है। और स्ट्रेमोनियम, आतंक और घृणा का मिश्रण है, सबको शत्रु समझना, हिंसक और प्रतिक्रिया। हाइरोसाइमस जो होगा तो ईर्ष्यालु और संदेहपूर्ण घृणा होगा, प्रियजनों के प्रति भी अविश्वास होगा, और भावनात्मक अराजकता से ग्रस्त होगा। इस चेकिंग में इसकी पहचान करने के लिए हमें इसे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रोगी के भाव, उसके आंखों की चमक और ठंडेपन, स्वर से छिपी कटुता को पहचानने का कोशिश करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति किसी घटना का उल्लेख कर रहा हो तो उसके शारीरिक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, उसको और उसके बातों को भी सुने, रोगी को बिना बाधा व्यक्त करने दे। मैं परवाह नहीं करता जैसे वाक्य अक्सर छुपी हुई घृणा को प्रकट करता है। और जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव मोड में हैं, तो आप कुछ सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप किसी विषय, व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्या आपको माफ करना आसान है, क्या वह घटना आपको आज भी प्रभावित करती है। ऐसे प्रश्न रोगी की घृणा की दिशा और गहराई को उजागर करता है। और रोगात्मक घृणा की पहचान कैसे करें, वे असंगत और अति तीव्र द्वेष होगा, पुरानी घटनाओं का बार बार स्मरण करेगा, दूसरों या स्वयं को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होगी। ऐसी स्थिति में माइमेटिक विकार भी इंडिकेटेड होता है। तो इसका दार्शनिक होम्योपैथिक दृष्टि से घृणा एक सेंट्रिफ्यूगल ऊर्जा है, यानी कि केंद्र प्रसारी ऊर्जा है, जो व्यक्ति के भीतर के असंतुलन को बाहर की ओर फेंकती है, और यह अवस्था का प्रतीक है जब व्यक्ति प्रेम या करुणा से अलग हो जाता है। सिमिलियम औषधि इस विकृत आवृत्ति को संतुलित करती है, जिससे कि ऊर्जा पुनः केंद्र की ओर लौटती है। हैनीमैन के अनुसार जीवनी शक्ति का गतिशील विकार है, और घृणा उस मानसिक अभिव्यक्ति रूप है जो
औषधि को सही रूप में दी जाती है तो यह घृणा को नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन के माध्यम से रूपांतरित कर सकता है, जहां द्वेष धीरे धीरे करुणा और समझ में बदल जाता है। कुछ कुछ हम लोग इसका कंपैरेटिव स्टडी करें। खुली खुली हिंसक घृणा, नाइट्रिक एसिड, एस्ट्रेमोनियम, ये मानसिक विकारता है। छिपी हुई घृणा, ये दबा हुआ है, स्टेफिलोकोकस नेफ्रम। ईर्ष्यालु घृणा, लैकेसी सायसामस। आत्म घृणा, अपने से घृणा, अपराध बोध मुक्त होता है, अपराध बोध के साथ होता है। फॉरम मेटालिका मेनाकार्डियम। प्रतिशोध का घृणा है, नाइट्रिक एसिड, टेरेंटुला। और मानवता से घृणा, एनाकार्डियम। और अपमान करने वाले से घृणा, स्टेफिलोकोकस नक्सभूमिका। तो इसका घृणा का उपचार जो है तो केवल सिमिलिमम की गूंज होती है, जो रोगी के असंतुलित मानसिक तरंग को समरस करता है। और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पहले बहुत ही घृणा करता था, अब उसमें क्षमा का भाव आ रहा है, तो वह फॉलोअप में भी आपको इससे लगेगा कि इससे सुधार हो रहा है। अतीत की घटनाओं के प्रति मोह कम होने लगेगा, ये भी आपको एक पॉजिटिव साइन होगा। शारीरिक लक्षणों का भी में कमी होगा, तो यह भी आपको पता चलेगा कि इसका जो बीमारी जो है तो ठीक हो रहा है। और जीवन के प्रति नई दृष्टिकोण होती है, सहजता आता है, तो यह एक आपका पॉजिटिव साइन है। तो फॉलोअप में भी हर एक रूब्रिक के साथ में फॉलोअप का भी हम लोगों को समझना चाहिए, और यह फॉलोअप जो है तो आपके लिए बहुत मददगारी हो सकता है। तो घृणा मानव जीवनी शक्ति का सबसे गहरी विकृतियों में से एक है। यह केवल नैतिक दोष नहीं बल्कि चेतना के स्तर का विकार है, जो प्रेम, करुणा और आत्म स्वीकृति से दूर कर देता है। होम्योपैथी इसे एक ऊर्जात्मक विक्षोभ के रूप में देखती है, और इसका उद्देश्य है उस असंगति को संतुलित करना, न कि दमन करना। जब सही औषधि दी जाती है तो रोगी धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जहाँ द्वेष में और करुणा में और प्रतिशोध समझ में और आत्म घृणा आत्म स्वीकृति में बदल जाता है। यही सिमिलिमम क्यूरेंचर का सिमिलियस क्यूरेंचर का सजीव रूप है, जब विष ही अमृत बन जाता है। अतः इसको समझ करके हम केवल औषधि के चयन का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि मानव मन की यात्रा को भी समझते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर। तो साथियों, आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूबिक्स को देखा, जो प्यार का जस्ट उल्टा है, और उस उल्टा को सीधा करना, ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ये जो है तो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कि पूरा रूप परिवर्तन हो जाना, यह केवल होम्योपैथी के द्वारा संभव है, और इसका उपयोग करके आप जीवन में सरलता से निभा सकते हैं। तो साथियों, आज के इस संदेश के साथ में, इस रूब्रिक के साथ में हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए सेशन के साथ, नए रूब्रिक के साथ। और आपको सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।